विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानी धम्मा के 32वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप तक जो हम लोग भाग देख रहे थे, ये बुद्धानी धम्मा का खंड 2 और पार्ट 4 चल रहा था। खंड 2 पार्ट 4। इस पार्ट 4 का नाम है कॉल फ्रॉम होम, यानी घर से न्योता। इस पार्ट 4 का आखिरी चैप्टर आज हम देखने जा रहे हैं। तो एक क्विक रिकैप हम पूरे पार्ट 4 का करते हैं। पार्ट 4 यानी कॉल फ्रॉम होम, घर से न्योता। जब तथागत बुद्ध ये राजगृह में ठहरे हुए थे, तब उनके पिता को पता चला कि तथागत बुद्ध ये राजगृह में ठहरे हुए हैं। और फिर राजा शुद्धोधन ने ये तथागत बुद्ध के लिए न्योता भेजा। काल उदाइन ये उनके सेवक के माध्यम से न्योता भेजा कि उनके पिता उनके मरने से पहले एक बार देखना चाहते हैं। जो सिद्धांत पूरा विश्व सुन रहा है, क्या वो सिद्धांतों को जानना, उनके परिवार, उनके सगे संबंधियों को क्या उनका लाभ नहीं मिलेगा? तो ये सारी बातें उन्होंने अपने सेवक के माध्यम से तथागत बुद्ध के पास पहुंचवाई। और फिर तथागत बुद्ध ये कपिल वस्तु में पहुंचे। कपिल वस्तु में आने के बाद वो राजा शुद्धोधन से मिले, महाप्रजापति से मिले, वो यशोधरा से मिले और अपने बेटे राहुल से मिले। और उन्होंने अपने बेटे राहुल को संघ में प्रविष्ट कर लिया। उसके बाद वो शाक्य देश में गए और शाक्यों से मिले। उन्होंने वहां देखा कि शाक्यों में 2 गूट पड़े हुए हैं। अब भी एक गूट वो तथागत बुद्ध का विरोध किया करता था, वो अब भी तथागत बुद्ध के महानता को मानने को तैयार नहीं था। और दूसरा गुट था जो तथागत बुद्ध के समर्थक थे। और फिर इन समर्थकों ने तथागत बुद्ध के संघ के लिए अपना एक एक बेटा, परिवार से एक एक बेटा देने का निश्चय कर लिया। और फिर तथागत बुद्ध ये इन सारे लोगों से मिलने के बाद फिर राजगृह की ओर चल दिए। जब तथागत बुद्ध राजगृह की ओर मुड़े, अपने संघ के साथ चले, तब राजा शुद्धोधन ये दुखी हो गए। उनके मन में ये सवाल आया, उनके मन में ये भावना उठी कि अब फिर से वो तथागत बुद्ध को कभी देख नहीं पाएंगे। और इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने राजपुरोहित को और मंत्री को तथागत बुद्ध के पास भेजा, ताकि वो उनको मनाकर फिर से गृहस्थ जीवन में वापस लेकर आए। और फिर ये राजपुरोहित और ये मंत्री तथागत बुद्ध जिस दिशा में गए थे वहां पर गए और तथागत बुद्ध को मनाने का प्रयास इन्होंने किया। राजपुरोहित ने क्या बातें कही ये अब तक हमने देख लिया। उसके बाद बुद्ध ने इनको क्या जवाब दिया ये भी हमने देखा। ये सारी बातों को सुनने के बाद मंत्री ने किस तरह से फिर तथागत बुद्ध को मनाने के लिए वो प्रयास किया, वो हमने इससे पहले वाले भाग में देखा। और आज हम देखेंगे कि तथागत बुद्ध ने इन मंत्री को क्या जवाब दिया। राजमंत्री जो राजा के काफी निष्ठावान थे, राजा के मानो जैसे आंखों का काम किया करते थे, उन राजमंत्री को उनके स्नेहपूर्वक और प्यार भरे शब्द सुनने के बाद तथागत बुद्ध ने, जो अपने धम्म के संकल्प के ऊपर दृढ़ निश्चित थे, उन्होंने दृढ़ता पूर्वक राजमंत्री को जवाब दिया। तथागत बुद्ध के जो जवाब थे, जो उत्तर था, वो पूरी तरह से विषय के अनुसार था। तथागत बुद्ध का जवाब पूरी तरह से यथोचित था, समझने के लिए अत्यंत सरल था, समझने के लिए आसान था और जल्दबाजी में दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं था। तथागत बुद्ध का जवाब इस तरह से था। तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी भी चीज का अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, इसका जो संदेह है, इसका निराकरण मेरे लिए किसी और के शब्दों के अनुसार नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज है या नहीं है, ये जो मन में संदेह है, इसका निराकरण मैं आत्मचिंतन से या तपश्चर्या के माध्यम से इसकी सच्चाई जानने के बाद ही इस सत्य का आकलन मैं खुद करूंगा। मैं ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मान सकता जो अनजान है।
मैं ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मान सकता जो विवादित है, जो वादग्रस्त है। मैं ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मान सकता जो पूर्व ग्रह दूषित है, जो पहले से ही उसी ने उस सिद्धांत ने कुछ ठान लिया है। मैं ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मान सकता। कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति किसी और की श्रद्धा के ऊपर, किसी और के विश्वास के ऊपर वो अपना विश्वास निर्भर करेगा, वो अपना विश्वास उसके ऊपर रखेगा। मानव जात, ये इंसानियत, ये पूरी मानव जाति ऐसी है जैसे किसी अंधे ने अंधेरे में ही किसी दूसरे अंधे को रास्ता दिखाया। और मानव जात ऐसा है कि किसी अंधे ने अंधेरे में और किसी अंधे को अगर रास्ता भी दिखाया तो उसके पीछे पीछे हो चलता है, वो चल पड़ता है। इस तरह से वो मानव जात है। अगर मैं सत्य को समझ भी नहीं पाऊं, अगर मैं सच्चाई को जान भी नहीं पाऊं, अच्छाई और बुराई में मैं अगर कोई फर्क भी नहीं कर पाऊं, और अच्छाई और बुराई के बारे में मेरे मन में, मेरे दिल में अगर शंका है, अगर संदेह है, तब भी किसी भी इंसान को अपने मन को अच्छे बातों के ऊपर ही केंद्रित करना चाहिए, अच्छे बातों के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। आप कहते हैं कि व्यर्थ का थकावट होगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर किसी भले इंसान का, किसी बुद्धिमानी इंसान का, किसी सद्गुणों वाले इंसान का, व्यक्ति का थोड़ा सा भी परिश्रम, भले वो व्यर्थ का क्यों ना हो, वो अंतिमता कल्याणकारक ही सिद्ध होगा। और वो भले ही उसको थकावट महसूस होगी, भले ही वो व्यर्थ होगा, लेकिन वो कल्याणकारक होगा। जब हमने देख ही लिया है कि पवित्र परंपरा किस तरह से अनिश्चित है, तब हम उन बातों को सही कैसे मान सकते हैं? और इसलिए हमें उन्हीं बातों को सही मानना चाहिए जो विश्वसनीय लोगों ने कही हो। विश्वसनीय लोगों ने, या विश्वास अर्हता का मतलब होता है कि जो पूरी तरह से गलतियों से और दोषों से मुक्त है, जो गलतियों से और दोषों से परे है। जो लोग सभी तरह के गलतियों से और दोषों से मुक्त है, वो असत्य बातों को कभी नहीं कह सकते, दो असत्य बातों को कभी नहीं बता सकते। और जहां तक आप मुझे घर लौटने की बात कह रहे हो, जहां तक आप मुझे घर चलने की बात कह रहे हो, तो जिनके उदाहरण आपने दिए हैं, तो मैं अपने कर्तव्य को निश्चित करते समय मैं ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण प्रमाण कैसे मान सकता हूं जिन्होंने अपने ही उद्देश्यों को त्याग कर दिया है, जिन्होंने अपने ही प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। ऐसे लोगों का प्रमाण, ऐसे लोगों के उदाहरण मैं प्रमाण कैसे मान सकता हूं? और इसलिए चाहे ये जो सूरज है, ये पृथ्वी पर आकर क्यों ना गिर पड़े, चाहे ये हिमालय अपने जगह से क्यों ना हिल पड़े, मैं अपने उद्देश्यों को छोड़कर, मैं अपने संकल्पों को छोड़कर इस सांसारिक सुखों को उपभोगने के लिए, इन सभी काम भोगों को, इन इंद्रियों को, सुखों को भोगने के लिए गृहस्थ नहीं बन सकता। मैं जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो सकता हूं, लेकिन अपने उद्देश्य को छोड़कर गृहस्थ नहीं बन सकता। ये सारी बातें तथागत बुद्ध ने राजमंत्री को कही, और राजमंत्री ने जब तथागत बुद्ध का यह दृढ़ संकल्प देखा, सुना, तब उनको पता चला कि तथागत बुद्ध ये अपने संकल्प के ऊपर काफी दृढ़ है, अड़िग है। और उनको जब लगा कि हमारा प्रयास अब व्यर्थ हो चुका है, वो अपनी आंखों में आंसू लेकर वो ये सोच रहे थे कि अब किस तरह से राजा के पास हम जाएंगे और किस तरह से उनको मुंह दिखाएंगे। तथागत बुद्ध ने ये सारी बातें कही, अपना जीवन उन्होंने ठीक किया, और वो अपने आसन से उठे और फिर वो राजगृह की ओर चल पड़े। तथागत बुद्ध के पीछे पीछे राजमंत्री और ये राजपुरोहित
तथागत बुद्ध के प्रति इनके दिल में प्रेम था, राजा के प्रति इनके मन में भक्ति थी, इसलिए वो तथागत बुद्ध के पीछे पीछे कुछ देर चलते हुए गए। और जब राजमंत्री को, राजपुरोहित को पता चला कि तथागत बुद्ध ये अपने संकल्प के ऊपर निश्चित है, दृढ़ है, तब थोड़ी देर के बाद फिर से ये राजमंत्री और राजपुरोहित कपिलवस्तु की ओर मुड़े और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर ये तथागत बुद्ध की दिशा की ओर देखते जा रहे थे। और फिर ये कपिलवस्तु में राजा की यहाँ आए और फिर इन्होंने राजा को सारी हकीकत बता दी। इस तरह से कॉल फ्रॉम होम यानी घर से न्योता का भाग का समाप्त होता है और इस तरह से तथागत बुद्ध अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ निश्चित होकर फिर से वो अपने धम्म दीक्षा के मुहिम में चले। इसके आगे का भाग हम 5वां भाग देखेंगे, जो कुछ धम्म दीक्षा और कुछ बाकी है वो धम्म दीक्षाओं के ऊपर हम देखेंगे। और फिर ये खंड 2 समाप्त हो जाएगा और फिर खंड 3 से बुद्ध ने क्या वो शिक्षा दी थी, ये पूरा भाग फिर बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर होगा। धम्म में बुद्ध का क्या स्थान है ये हम देखेंगे। बुद्ध ने मोक्ष के लिए क्या बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन दिया या मार्गदाता होने का काम किया, ये बुद्धिज्म की बातें हम देखेंगे। अब तक हम लोग देख रहे थे कि तथागत बुद्ध ने क्या क्या काम किया है। हम अब तक जो पाठ देख रहे थे ये हम लोग द बुद्धा देख रहे थे। इसके आगे हम देखेंगे द धम्मा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इस ग्रंथ का नाम है। और इसलिए अब तक हम बात कर रहे थे बुद्ध की, अब इसके आगे का जो भाग आएगा उसमें हम बात करेंगे धम्म की, और ये दोनों मिलकर बनता है द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। और आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।